पुनः स्वागत है इस लेक्चर संख्या 38 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। और हम इस गॉस एलिमिनेशन टेक्निक पर अपनी चर्चा कंटिन्यू रखेंगे जिसे पिछले लेक्चर में पेश किया गया था। इसलिए आज हम अधिक जनरल मामले पर चर्चा करेंगे जहां हम इन एशेलॉन फॉर्म को एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में देखेंगे, छोटा रूप जहां हम पहचान सकते हैं सॉल्यूशन की कंसिस्टेंसी या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में। तो आइए हम इस पर वापस जाएं कि हमने पिछले लेक्चर में सरल उदाहरण की सहायता से क्या किया है। अब हम कंसिडर करेंगे बल्कि जनरल उदाहरण जहां हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें m रो और n कॉलम हैं और फिर हमारे पास यह xn करके और राइट हैंड साइड वेक्टर ऑर्डर इस m को पार करता है। तो एशेलॉन फॉर्म, यह एशेलॉन फॉर्म क्या है जिसे हमने जनरल रूप से पिछले लेक्चर में पेश किया है, इसका यह जनरल होगा। वास्तव में यह क्या है, आइए यहाँ चर्चा करते हैं। इन एलिमेंटों को इस सिस्टम द्वारा यहाँ दर्शाया गया है। ये पाइवोट एलिमेंट हैं और ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं। तो क्या इस पाइवोट एलिमेंट का वह प्रॉपर्टी क्या है? इसलिए इस संख्या को हम इस मैट्रिक्स में पाइवोट कहते हैं जब इसके नीचे सब कुछ शून्य है और बाईं ओर यह पहला एलिमेंट है। इसलिए हम इसके लिए बाईं ओर बात नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए यह यहाँ एक है, यह पाइवोट एलिमेंट है क्योंकि बाईं ओर सभी एलिमेंट शून्य हैं और यहाँ भी सभी एलिमेंट शून्य हैं और इस सब मैट्रिक्स में सब कुछ शून्य है। इसे हम पाइवोट एलिमेंट कहते हैं। फिर से इस घटे हुए रूप में, इस एशेलॉन फॉर्म में जिसे हम यह मैट्रिक्स कहते हैं, या इस एलिमेंट को पाइवोट कहा जाएगा क्योंकि यहाँ सब कुछ शून्य है, यहाँ सब कुछ शून्य है और इस सब मैट्रिक्स में यहाँ सब कुछ शून्य है। इसी तरह यह एक पाइवोट है यदि यह एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है और यह सब कुछ शून्य है और इसके लिए सब कुछ शून्य है, तो वह है। यह पाइवोट की प्रॉपर्टी है। यह एक नॉन ज़ीरो संख्या है और इसके नीचे के सभी एलिमेंट शून्य हैं, इसके लिए छोड़े गए सभी एलिमेंट शून्य हैं और हमारे पास यह विशेष स्ट्रक्चर है जो मैट्रिक्स का है जिसे हम एशेलॉन फॉर्म कहते हैं। हमारे पास ये पहला कुछ रो हैं जो नॉन ज़ीरो रो हैं, यह नॉन ज़ीरो रो हैं और यहाँ अंतिम कुछ रो हैं जो हम देखते हैं कि शून्य के रो हैं। तो यह यहाँ शून्य है। तो ये सभी रो तल पर हमने सेट किया है। ये यहाँ शून्य के साथ राइट हैंड साइड इस प्रतीक को फिर से, तो यह शून्य हो सकता है ये एलिमेंट या वे शून्य नहीं हो सकते हैं। यही वह प्रतीक है जिसका उपयोग हम यहाँ जनरल रूप से इस एशेलॉन फॉर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ हमें ये पाइवोट एलिमेंट है जो हमेशा नॉन ज़ीरो एलिमेंट होते हैं। और अब क्या ठीक वैसा पहचान, इसलिए यहाँ ये पाइवोट हैं और वे नॉन ज़ीरो हैं और इस प्रतीक या इस स्टार के साथ यहाँ ये अन्य एलिमेंट हैं जो शून्य हो सकते हैं और वे शून्य नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन इस एशेलॉन फॉर्म में डालने के लिए यहाँ क्या महत्वपूर्ण है, हम यह स्ट्रक्चर लाए हैं जो इस मैट्रिक्स में है। यहाँ तो इस स्टेप की स्ट्रक्चर में ले आया है और हमें इसकी आवश्यकता है कि इस रूप इनटू डालने का लक्ष्य है ताकि हमारे पास ये शून्य हो। इसके तल पर यह स्टेयर जैसी स्ट्रक्चर है और यदि शून्य रो हैं तो वे हैं इस मैट्रिक्स के इस तल पर ले जाया गया और फिर इस ऑगमेंटेड भाग से जो यहाँ इस बी के अनुरूप था। ये एलिमेंट शून्य हो सकते हैं और शून्य नहीं हो सकते हैं। इसलिए एक बार जब हम रिड्यूस करते हैं और हम उदाहरणों में से एक में थोड़ा और जनरल उदाहरण देखेंगे कि वास्तव में इस एशेलॉन फॉर्म को कैसे प्राप्त किया जाए। तो अगर आपको वहाँ याद है, यह गॉस एलिमिनेशन था। मूल रूप से आपके सिस्टम को इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में डालने वाला पहला 3 चरण, फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को बिल्कुल इस एशेलॉन फॉर्म में कम करना जिसे हम कहते हैं, और फिर हमें इन महत्वपूर्ण एलिमेंटों की पहचान करने की आवश्यकता है। पाइवोट एलिमेंट, इनमें से महत्वपूर्ण एलिमेंट मैट्रिक्स, और फिर हम कर सकते हैं
सॉल्यूशन के बारे में बताएं, यह भी कि क्या हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन मौजूद नहीं है, या हमारे पास इन पाइवोट एलिमेंट की पहचान के आधार पर असीम रूप से कई समाधान हैं। हम इनकंसिस्टेंसी के रूप में सिस्टम को चिह्नित कर सकते हैं, इसलिए यह एशेलॉन फॉर्म में डाल रहा है, जो कि मेरा मतलब है कि सबसे कठिन हिस्सा है। इसलिए एक बार हमारे पास एशेलॉन फॉर्म से सॉल्यूशन प्राप्त करने के बाद केवल बैक सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से होता है, जिसे हमने निरीक्षण किया सरल उदाहरणों में। पिछले लेक्चर में हमारे पास ऐसा है जिसे पाइवोट रो कहा जाता है। यहाँ हमने इन पाइवोट रो को ऊपर और फिर ले लिया है। अगर हमारे मैट्रिक्स में कुछ शून्य है, जो हमारे पास है, मैट्रिक्स के इस तल तक नीचे लाया जाता है, इसलिए ये पाइवोट के रो हैं। क्योंकि प्रत्येक रो में यहाँ एक पाइवोट होती है, अब प्रत्येक रो में एक पाइवोट होती है, ये मुख्य रो पाइवोट रो होती हैं और बाकी यहाँ इन्हें शून्य रो कहा जाता है। इसलिए यदि ये संख्या में आर हैं, जो आमतौर पर हम पाइवोट रो के लिए उपयोग किए जाने वाले नोटेशन करते हैं, इसलिए यदि ये आर रो हैं और हमारे पास कुल एम रो हैं, तो स्वाभाविक रूप से शून्य रो एम माइनस होंगी। यह वह स्ट्रक्चर है जिसका हम प्रयोग करेंगे। तो इसके होने के बाद मैं यहाँ केवल एक परिभाषा का परिचय देता हूँ। हालांकि फिर से आप इस रैंक के बारे में अधिक बात करेंगे, क्योंकि यह रैंक के लिए एकमात्र परिभाषा नहीं है, कई अन्य परिभाषाएं हैं इस रैंक के लिए, लेकिन यह उनमें से एक है कि मैट्रिक्स के इस रैंक को पाइवोट की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है, क्योंकि बाद में हम वैकल्पिक परिभाषा में देखेंगे जो फिर से उस रैंक की ओर ले जाएगा। ए के इक्वल है। ठीक यही पाइवोट की संख्या है और यही कारण है कि पाइवोट की यह संख्या या इसकी पहचान, यह पाइवोट एलिमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ मैट्रिक्स की रैंक एक मैट्रिक्स की एक और बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। इस संख्या R के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि पाइवोट की संख्या है। इसलिए इस परिभाषा के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बाद में हम इस रैंक के बारे में और बात करेंगे। इसलिए यदि हम कहते हैं कि रैंक ए इस संख्या R के इक्वल है, तो पाइवोट की संख्या हमारे इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, तो हम इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से क्या देख सकते हैं, हम इसकी पहचान कर सकते हैं। यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं। अगर ये यहाँ एलिमेंट, यदि ये एलिमेंट हैं, हाँ, यदि ये एलिमेंट यहाँ हैं, इसमें शून्य रो, यदि वे शून्य के इक्वल नहीं हैं, यदि वे शून्य के बराबर नहीं हैं, तो इक्वेशन असंगत हो जाते हैं। और असंगत क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास स्थिति है कि ज़ीरो कुछ नॉन ज़ीरो के इक्वल है, जिसकी चर्चा हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो अगर हमारे एशेलॉन फॉर्म में हमें मिल गया ये नॉन ज़ीरो संख्या के रूप में, तो सिस्टम असंगत है और इसका अर्थ है कि इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो यह हमारी पहली पहचान है। इस एशेलॉन फॉर्म से या रैंक के संदर्भ में हम अब परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि हमने मैट्रिक्स की रैंक को इस संख्या R द्वारा पहले ही परिभाषित कर दिया है। तो R के टर्म्स में हम हमेशा किस बारे में बात करेंगे? अब यह मैट्रिक्स के अनुरूप है, यह पहला भाग इस संवर्धित मैट्रिक्स का, और दूसरा यहाँ यह कॉलम। क्या यह बी था और पूरे मैट्रिक्स को हम इसे ए कह रहे हैं? बी तो यह ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो यहाँ पॉइंट अब रैंक है। इस स्थिति में ए की रैंक क्या है? ए का रैंक होगा इस मैट्रिक्स से R पाइवोट कितने पाइवोट हैं, इसलिए ए की रैंक R होगी। लेकिन ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं। यदि ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं, तो यहाँ एक पाइवोट भी होगी, इसलिए हम इन सभी को शून्य करने के लिए इसे और रिड्यूस कर सकते हैं, और वहाँ होगा एक नॉन ज़ीरो संख्या। यहाँ कम से कम समीकरणों में से एक में सिस्टम असंगत है। यह स्पष्ट है कि जब भी हमारे पास उनमें से एक होता है, तो इस शून्य रो के अनुरूप एक नॉन ज़ीरो संख्या होती है, तब सिस्टम असंगत है। लेकिन रैंक के टर्म्स में, जिसे हम मैट्रिक्स का रैंक कह सकते हैं, जो यह है, यहाँ एक मैट्रिक्स की रैंक यह क्या यह R पाइवोट एलिमेंटों की संख्या है और इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के पूरे रैंक के इक्वल नहीं है। क्योंकि इस स्थिति में क्या होगा जब ये नॉन ज़ीरो संख्याएं हों?
तो इस पूरे मैट्रिक्स का यह रैंक हुआ। इसका मतलब है कि कुल मैट्रिक्स में पाइवोट की संख्या आई के इक्वल होगा, ए के रैंक से अधिक होगा, और उस स्थिति में हमारे पास असंगति है। इसलिए यदि इन दो मैट्रिक्सेस की रैंक इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और ए रैंक है, ये अलग हैं, तो हमारे पास सिस्टम की असंगति है। और यह ठीक तब होगा जब हमारे पास ये शून्य रो के अनुरूप होंगे। हमारे पास कुछ नॉन ज़ीरो है तो यहाँ एक पाइवोट एलिमेंट होगा। इस कॉलम में भी आखिरी कॉलम में, या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि हमारे पास आखिरी कॉलम में पाइवोट है, और यह है। वास्तव में इस असंगति के मामले में कई मायनों में हम कर सकते हैं। इस पर चर्चा करें ताकि कोई पहले से ही यहाँ था कि क्योंकि यह शून्य के इक्वल नहीं है असंगत, या हम इसे सबसे सही कहते हैं। कॉलम एक पाइवोट एलिमेंट है, और यह ठीक तब होगा जब हमारे पास यह होगा। यहाँ नॉन ज़ीरो है या इनमें से किसी एक संख्या में बैठे हैं। नॉन ज़ीरो है, इसलिए हमारे पास या तो सबसे दाहिनी पाइवोट है, सबसे दाहिने कॉलम में एक पाइवोट है, या हम रैंक कहते हैं ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के इक्वल नहीं है। या हम इसे केवल यह देखकर कहते हैं कि यदि यह नॉन ज़ीरो है तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। स्पष्ट है अब? आगे बढ़ते हैं। अगली संभावना तब होगी जब यह शून्य हो, इसलिए यदि ये एलिमेंट शून्य हैं, यहाँ तो हमारे पास यह है कि सिस्टम सुसंगत है, क्योंकि शून्य के जैसे कुछ नहीं है नॉन ज़ीरो के इक्वल उस स्थिति में। इसलिए यदि ये शून्य हैं तो हमारे पास दो संभावनाएं हैं। और हाँ, एक और पॉइंट ध्यान देने योग्य है, क्योंकि ये x शून्य के इक्वल है हमेशा सुसंगत है, जो कि यहाँ से आने वाला समावेश है, क्योंकि जब हमारे पास यह भी शून्य होता है तो यह अधिकार इस कॉलम में सब कुछ शून्य है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये संख्या शून्य होगी, सब कुछ शून्य है। और हम शुरुआत से ही केवल रो संचालन कर रहे हैं, इसलिए कुछ भी नहीं बदलेगा, निश्चित रूप से शून्य होगा जब हमारे पास x शून्य के बराबर होगी। इसलिए उस स्थिति में सिस्टम हमेशा सुसंगत होता है, जिसका अर्थ है कि यह x शून्य के इक्वल है, इसका हमेशा एक सॉल्यूशन होगा। तो वैसे भी हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। और अब जब हम इस मामले को लेते हैं कि ये शून्य है, जिसका अर्थ है कि सिस्टम सुसंगत है, फिर दो मामले हैं। पहला, यहाँ पाइवोट एलिमेंटों की संख्या अज्ञात की संख्या के इक्वल है, और यह मामला भी हमने पिछले लेक्चर में देखा है। और यही वह स्थिति है जब हमारे पास वास्तव में है, या दूसरे शब्दों में प्रत्येक कॉलम में एक पाइवोट होती है, क्योंकि कॉलम कॉलम अज्ञात की संख्या होती है। इसलिए यदि प्रत्येक कॉलम में एक पाइवोट है तो सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि कॉलम में एक से अधिक पाइवोट नहीं हो सकते हैं, इस प्रॉपर्टी के कारण कि इसके नीचे सब कुछ शून्य होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक कॉलम में केवल एक पाइवोट हो सकती है, और पाइवोट की यह संख्या अज्ञात की समान संख्या का अर्थ है कि प्रत्येक कॉलम एक पाइवोट है, क्योंकि अज्ञात की संख्या के इक्वल कॉलम की संख्या है। तो उस स्थिति में सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। हम इन सभी पर उदाहरण की सहायता से चर्चा करेंगे आज ही। तो अब रैंक के टर्म्स में, अगर हम ए के रैंक और ए बी के रैंक के बारे में बात करते हैं तो वे अब वही होंगे, और वह इस आर के इक्वल है या इस एन के इक्वल है। तो यह मामला है जिस रैंक के संदर्भ में हम बाद में अधिक चर्चा करेंगे। और अब दूसरी संभावना पर आ रहे हैं कि यदि यह शून्य है तो हमारे पास कंसिस्टेंसी है, और पाइवोट एलिमेंटों की संख्या से कम है। ज्ञात नहीं है इस मामले में क्या होगा। इस मामले में सिस्टम के पास असीम रूप से कई समाधान होंगे, और वहां हम इस मुक्त वेरिएबल और आश्रित वेरिएबल की अवधारणा का परिचय देंगे, और फिर हम कर सकते हैं समाधान भी प्राप्त करें। मेरा मतलब है कुछ हम उन असीम रूप से कई सॉल्यूशन जेनरेट कर सकते हैं। या रैंक के टर्म्स में हम फिर से क्या कहेंगे कि यह ए की रैंक कंसिस्टेंसी के लिए बी के रैंक के इक्वल है, लेकिन यह रैंक अज्ञात की संख्या के इक्वल से कम है। यही हम हैं। रैंक के टर्म्स में भी इस कंसिस्टेंसी के बारे में बात करें। इसलिए यहाँ समस्या पर आकर हम अब चर्चा करेंगे। ये इस सिस्टम का सॉल्यूशन एक्स इक्वल है बी के, जहाँ सिस्टम के अनुरूप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ लिखा गया है। तो हमारे पास चार रो हैं,
और हमारे पास 5 कॉलम हैं। तो यह है मामला जहां हमारे पास वास्तव में 5 अज्ञात हैं। कॉलम की संख्या का अर्थ है अज्ञात की संख्या, क्योंकि यहाँ यह एक है और हमारे पास हमारा सिस्टम है। यह एक्स किसके बराबर है? डी के इक्वल है, इसलिए यह एक्स इसे के साथ संगत बनाने के लिए यहाँ होना चाहिए। एक्स एक एक्स दो पसंद आएगा, एक्स तीन एक्स चार और एक्स पाँच, तो वे 5 अज्ञात हैं और इसलिए ये 5 कॉलम, प्रत्येक कॉलम यह x1 के अनुरूप होगा, यह x2 है, यह x3 है, ये x4 है, यह x5 है। इसलिए कॉलम की संख्या हमेशा AKI मीन का प्रतिनिधित्व करती है। मेरा मतलब यहाँ है संपूर्ण ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A के अनुरूप नहीं है, यह B के अनुरूप है जो हमारे यहाँ है। तो इसमें कॉलम की संख्या एलिमेंटों की संख्या का प्रतिनिधित्व करेगी। हमारे सिस्टम में तो ये उनके 5 हैं अज्ञात, और यहाँ एक और बीटा है जो बैठा है, इस रियल नंबर से संबंधित है, इसलिए यह बीटा एक रियल नंबर है। और हम चर्चा करेंगे कि हमारे पास बीटा के कौन से वैल्यूज़ हैं, सिस्टम का सॉल्यूशन या हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। ये सभी कंसिस्टेंसी भाग इस विशेष मामले में बीटा पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, इस गॉस एलिमिनेशन या इस एशेलॉन फॉर्म में कमी टेक्निक का क्या विचार है? हम इसमें से एशेलॉन फॉर्म बनाना चाहते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और पहला स्टेप है बनाना। यहाँ संख्याएं 2-1 3 0 है इस रो 1 में से, इसलिए यदि हम इस रो से सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 टाइम्स रो 1, तो यह 0 हो जाएगा। हमारा ध्यान बस इस 0 बाकी को सेट करने पर है, सब कुछ उसी के अनुसार बदल जाएगा। लेकिन हम सेट करेंगे कि हम इस x1 को इक्वेशन संख्या 2 से हटा देंगे, हम इसे इक्वेशन संख्या 3 से और इक्वेशन संख्या से भी x1 के अनुरूप इस कोएफिशिएंट को समाप्त कर देंगे 4। इसलिए इसके लिए हमें यह प्राथमिक ऑपरेशन करने की आवश्यकता है। इसलिए पहला प्राथमिक ऑपरेशन यहाँ हम कर रहे हैं वह R2। हम R2-2 R1 लेते हैं, तो R2-2 टाइम्स R1 ऐसा लेने पर यह बन जाएगा 0, और इस 2 बार यह 4-2 टाइम्स यह फिर से यह 0 यहाँ -4 और फिर यह प्लस होगा 4, तो फिर से यह 0 हो जाएगा, यहाँ यह अब 2 हो जाएगा और यहाँ 2 घटा 2 यह 1 है और 2 माइनस कर 2 जो 0 होगा, इसलिए यह नया है। इस ऑपरेशन के साथ अब 2 रो, और अगला यहाँ भी हम इसे कंटिन्यू रखेंगे इस ऑगमेंटेड के साथ कॉलम के रूप में अच्छी तरह से। यहाँ 2-2 जो यहाँ 0 है, इसलिए यह पहला रो का ऑपरेशन पूरा हो गया है। अब हम एक और लेंगे, क्योंकि R3 के लिए इसे यहाँ 0 बनाने के लिए, इसे समाप्त करने के लिए हमें बस R1 में जोड़ होगा, तो यह अब R3 प्लस R1 होगा, अब रो 3। इसलिए यहाँ जब हम जोड़ते हैं तो यह 0 होता है, जब हम यहाँ भी जोड़ते हैं 0, जब हम इसे यहाँ जोड़ें तो हमें 1 मिलेगा, और जब हम इसे जोड़ते हैं तो हमें 2 मिलेंगे। यहाँ हम 4 जोड़ेंगे और 1 हमें 5 मिलेगा, और यह 4 हो जाएगा। यह दूसरा रो का ऑपरेशन है जो हमने किया है, हमने इसे पहले ही समाप्त कर दिया है, पहला वेरिएबल। और अब हम तीसरा प्राथमिक ऑपरेशन करेंगे जो कि रो 4 पर है, इसलिए यह R4 होना चाहिए। अब R4 माइनस 3 बार R1, तो R4 माइनस 3 टाइम्स R1, तो इसके साथ यह यहाँ 0 पर सेट हो जाएगा, और यहाँ 6 और माइनस 6 फिर से यह 0 है, -7 और फिर हमारे पास प्लस x है, तो -1 यहाँ 1 और फिर +3, तो 4 और 1 -3 -2 और बीटा -3। तो यह है पहला स्टेप का एलिमिनेशन टेक्निक जिसे हमने समाप्त कर दिया है। x1 पहले से ही इक्वेशन से x2 ऑटोमैटिकली हटा दिया जाता है जो था। आमतौर पर हमें इतना अच्छा मैट्रिक्स नहीं मिलता है जहां यह x2 बिना किसी के ऑटोमैटिकली रूप से हटा दिया जाता है। ऑपरेशन अन्य हमें दोहराना है। यह अब इसकी मदद से दूसरा इक्वेशन हमें प्राप्त करने के लिए इन सभी को दोहराना होगा। वह मिटाने के लिए इक्वेशन 3 और 4 से यह दूसरा वेरिएबल, तो लेकिन यह पहले ही समाप्त हो चुका है और अब हम तीसरा पर जाएंगे। किसे? अब
3 इस xi के अनुरूप x3 का अर्थ x3। हमें सभी गुणांकों को शून्य करना है। इसका मतलब यह तीसरा कॉलम है, लेकिन यहाँ हमें क्या पता चलता है कि वहाँ पहले से ही एक शून्य है। लेकिन क्या होता है आई मतलब है, क्योंकि याद रखें कि यह इस एशेलॉन फॉर्म की स्टेप स्ट्रक्चर भी है और यह एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच है। इसलिए इक्वेशन एक की सहायता से हम पहला वेरिएबल x1 को हटा दें। इक्वेशन संख्या 2, 3 और 4 तो इक्वेशन संख्या 2 को हटाने के लिए उपयोग किया जाएगा इक्वेशन संख्या 3 और 4 से x2, और इक्वेशन तो 3 को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा x4 और इसी तरह पर। तो अब हम यहाँ क्या महसूस करते हैं कि यदि हम इसे बदलते हैं, यदि हम दो इक्वेशंस को R2 और R3 में इंटरचेंज देते हैं, तो हम यहाँ पहले से ही शून्य के रूप में प्राप्त करेंगे इस जगह पर, और फिर हम एक को भी शून्य पर सेट कर सकते हैं ताकि ये R3 शून्य हो जाएं। तो इसे देखते हुए अब हम क्या करेंगे, हम इन दो रो R2 और R3 को इंटरचेंज देंगे। अब हमारे पास होगा ऑटोमेटिकली बिना बहुत प्रयास यह स्ट्रक्चर। अब हमारे पास यहाँ एक है और अब लक्ष्य यहाँ सब कुछ शून्य करना है। तो इस इक्वेशन 2 की मदद से अब यह एक नया इक्वेशन 2 है जो पहले इक्वेशन संख्या 3 था, लेकिन अब इस इंटरचेंज से इक्वेशन नंबर 2 हो गया है और अब हम इसे सेट करेंगे एलिमेंट शून्य पर। यह पहले से ही शून्य है, फिर से केवल हमें इसे खत्म करने के लिए यह दो शून्य सेट करना होगा x3। अब x2 समाप्त हो गया है, x2 है पहला ऑपरेशन द्वारा ही ऑटोमेटिकली रूप से समाप्त हो गया और अब हम x3 को एलिमिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस इक्वेशन से x3 को हटा दिया जाता है जो कि ऑटोमेटिक भी है, और अब यह हम इस इक्वेशन संख्या 2 की मदद से एलिमिनेट करेंगे। इसलिए यदि हम यहाँ इक्वेशन संख्या 2 जोड़ते हैं तो यह भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए हमारी अगली रो ऑपरेशंस है R4 प्लस R2 R4, और फिर हम इस इक्वेशन संख्या 2 को यहाँ जोड़ें तो यह रो संख्या 2 होगी, इसे शून्य पर सेट किया जाएगा। तो अब जोड़कर ये दो रो तो 2 और 4, तो हमें -1 क्या शून्य मिलेगा जो कि यहाँ 2 है, और यह 4 यह 6 देगा, और 5 - 2 यह 3 है, और 4 प्लस बीटा -3 यह बीटा प्लस 1 है। तो हमें ये मिल गए। अब यह इक्वेशन, अब हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, इसलिए हमने इसे पहले ही हटा दिया है x3। अब हम x4 को हटा देंगे। तो हम करेंगे इस इक्वेशन संख्या 3 की सहायता से इस x4 को यहाँ से हटा दें। इस R3 की मदद से हमें हटाना होगा R4। रो R4 में x4 का कोएफिशिएंट है, तो अब हम इसका 3 टाइम्स लेने पर क्या करेंगे और फिर इस R4 से सबट्रैक्ट करें। हमें मिलता है इस स्तर पर यहाँ शून्य। तो ऐसा करना R4 - 3 R3 R4 - 3 R3 हम इसे भी शून्य पर सेट करेंगे। इसलिए ऐसा करने से इसलिए इसका 3 टाइम्स यह शून्य है। और आप इस अप्रोच को देखें, अगर हम इस सिस्टमैटिक तरीके से चलते हैं तो यह परेशान नहीं होगा। जब हमारे पास ये सभी शून्य होंगे तो उनका मतलब शून्य होगा, क्योंकि हम इस ऑपरेशन को इस रो के साथ कर रहे हैं जहां इसे छोड़ दिया जाए तो सब कुछ शून्य है। तो ऐसा करने से ये संख्याएं नहीं बदलेगी, यह शून्य नहीं बदलेगा। यहाँ 6 घटा 3 टाइम्स 2 तो यह शून्य फिर से, और 3 घटा 3 यह भी शून्य है, और यह बीटा प्लस 1 -0 इंटू 3 वह बीटा प्लस 1 है। तो यह छोटा रूप है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब और कम करने के लिए इसमें मामला, तो यह रिड्यूस है, और अब हम पहचानेंगे हम पहला मामला तब लेंगे जब बीटा 1 के इक्वल नहीं होगा। इसलिए अगर हम इस मामले को लेते हैं जब बीटा 1 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि इस जगह पर कुछ नॉन जीरो बैठा है। यहाँ जब बीटा 1 के इक्वल नहीं है तो कुछ नॉन जीरो यहाँ बैठेगा, और अगर यहाँ कुछ नॉन जीरो बैठे हैं तो इसका मतलब है कि अंतिम कॉलम में पायलोट है। अंतिम कॉलम में एक पायलोट है, जिसका अर्थ है कि हमारे पास एक असंगत सिस्टम है, तथा या दूसरे शब्दों में हमारे पास शून्य कुछ नॉन जीरो के बराबर है। तो किसी भी मामले में
जब यह बीटा 1 के इक्वल नहीं होता है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है और हमारे पास सिस्टम के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि यह मामला बिल्कुल सॉल्यूशन का नहीं है और केस 2 हम तब कंसिडर करेंगे जब बीटा माइनस 0 से 1 के इक्वल होगा। इसलिए जब बीटा माइनस 1 के इक्वल होता है तो ठीक यही स्थिति है जहां हम सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि सिस्टम अब सुसंगत हो जाता है। अंतिम रो बन गई है 1 0, इसलिए अब यह सिस्टम सुसंगत है। अब हमारे पास अंतिम कॉलम में पाइवोट्स नहीं है तो आइए हम पाइवोट की पहचान करें क्योंकि यह एक और महत्वपूर्ण स्टेप है। यह यहाँ पहला कॉलम में पाइवोट है। अंतिम रो बन गई है 1 0, इसलिए अब यह प्रणाली सुसंगत है। अब हमारे पास अंतिम कॉलम में पाइवोट नहीं है तो आइए हम पाइवोट की पहचान करें क्योंकि यह दो और महत्वपूर्ण कदम है। यह यहाँ पहले कॉलम में पाइवोट है नॉन ज़ीरो इसलिए बैठा है। यह अब पाइवोट नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए छोड़ दिया गया है। यह 1 0 एलिमेंट्स नहीं हो सकता है। पाइवोट नहीं हो सकता क्योंकि यह एक है 0 एलिमेंट, इसलिए यह पाइवोट नहीं हो सकता है। इसलिए यह पाइवोट नहीं है। यहाँ हमारे पास पाइवोट है क्योंकि अब जो सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है सब कुछ इस 0 पर छोड़ दिया। यहाँ 0 और यहाँ भी 0। अब इस पर एक आ रहा है, यह भी है। यहाँ 0 को यहाँ 0 करें और फिर इस अंतिम कॉलम में भी कोई ये पाइवोट नहीं है क्योंकि अब यह पाइवोट नहीं हो सकती है और यह पाइवोट नहीं हो सकती है। तो आखिर हमारे पास क्या है? अपने पास हमारे यहाँ एक पाइवोट है, यहाँ एक पाइवोट है और यहाँ एक पाइवोट है। इसलिए 1 2 3 हमारे पास 3 पाइवोट हैं। हमारे पास 3 पाइवोट हैं और हमारे पास 5 अननोन्स हैं। यही वह स्थिति है जहाँ हमें इन्फिनिटली से कई सॉल्यूशंस मिलते हैं। और अब इस पर आ रहा हूँ, हम इन फ्री वेरिएबल्स को पेश करेंगे और फिर से पिछले लेक्चर से और फिर से याद करेंगे। यह अधिक जनरल है इसलिए हम यहाँ समझेंगे कि पहला कॉलम में एक पाइवोट है, इसलिए ऐसा नहीं है हम फ्री वेरिएबल के रूप में नहीं लेंगे। दूसरा कॉलम में पाइवोट नहीं है इसलिए यह x तो हमने यहाँ मुक्त वेरिएबल के रूप में मार्क किया है और इस कॉलम में एक पाइवोट है इसलिए यह x3 के अनुरूप है। हम नहीं है फ्री वेरिएबल के रूप में लेना, इसलिए यह है। इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहा जाता है जिसे हम कॉल कर सकते हैं। यह x3 डिपेंडेंट है, यह फ्री नहीं है। हमारे पास वहां पाइवोट है, इसलिए जहां भी हमारे पास एक पाइवोट है हम उन्हें डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में मार्क करते हैं और जहां भी हमारे पास पाइवोट नहीं होगा हम उन्हें फ्री वेरिएबल के रूप में मार्क करेंगे। सरल एल्गोरिदम हम यहाँ अनुसरण करेंगे। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि हमें इस तरह से करना होगा, लेकिन यह एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच है। इसलिए कॉलम नंबर 1 पर जाएं। यदि इसमें पाइवोट एलिमेंट है इसे एक डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में मार्क करें। अगले कॉलम 2 पर जाएं, इसमें एक नहीं है पाइवोट एलिमेंट। कॉलम 2 में कोई महत्वपूर्ण एलिमेंट नहीं है, हम इसे ए के रूप में मार्क करेंगे। फ्री वेरिएबल कॉलम संख्या 3 में एक पाइवोट है तो इसे एक डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में मार्क किया गया है। फिर से कॉलम नंबर 4 में एक पाइवोट है इसलिए हमने इसे एक डिपेंडेंट वेरिएबल कॉलम नंबर 5 के रूप में मार्क किया है। फिर से हमने मार्क किया है कि एक फ्री वेरिएबल है क्योंकि इसमें पाइवोट नहीं है। ऐसा करने से अब हमारे पास बहुत सी चीजें हैं हाथ में, क्योंकि फ्री वेरिएबल का मतलब है कि हम चुन सकते हैं कि हम जो चाहे मान दे सकते हैं। और जब भी हमारे पास सिस्टम में फ्री वेरिएबल होते हैं इसका मतलब है कि हमारे पास इन्फिनिटली रूप से कई सॉल्यूशंस हैं। तो यह असीम रूप से कई सॉल्यूशंस का मामला है क्योंकि हमारे पास फिर से फ्री वेरिएबल हैं। इसका मतलब है कि वे स्वतंत्र हैं, आप जो चाहें चुन सकते हैं। इसलिए इस मामले में हमारे पास वास्तव में 2 फ्री वेरिएबल हैं। हमारे पास वास्तव में चुनने की अधिक संभावनाएं हैं। चुनें वेरिएबल। अब यहाँ तो यह x2 और x5 ये 2 फ्री वेरिएबल हैं, इसलिए हम x2 अल्फा 1 और x5 की तरह लेंगे अल्फा 2 के रूप में। उस स्थिति में अब इस इक्वेशन संख्या 3 से हम x4 लिख सकते हैं। यहाँ से 2 टाइम्स x4 माइनस के इक्वल है यह x5 और x5 हमने x2 लिया है तो इस x4 को हम अल्फा 2 के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह इस इक्वेशन संख्या 2 से x3 को हम इसके टर्म्स में लिख सकते हैं डिपेंडेंट ये फ्री वेरिएबल, और यह भी x1। इक्वेशन संख्या 1 से हम इन फ्री वेरिएबल्स अल्फा 1 और अल्फा 2 के टर्म्स में लिख सकते हैं।
वेक्टर रूप में हम उन्हें इस प्रकार रख सकते हैं x1 x2 x3 x4 प्रत्येक से कांस्टेंट, इसलिए x1 से हमारे पास यह 9 x2 से कांस्टेंट है। अल्फा एक ही था इसलिए कुछ भी नहीं है। इस x3 से कांस्टेंट हमारे पास 4 कांस्टेंट हैं और x4 से क्या वास्तव में कुछ भी नहीं है और x5 से भी हमारे पास कुछ नहीं है। एक कांस्टेंट के रूप में लेने के लिए और फिर यह अल्फा 1 और फिर शेष x1 से उदाहरण के लिए हमारे पास 9-2 हैं, इसलिए -2 अल्फा 1 के साथ था इसलिए -2 यहाँ और अल्फा 2 के साथ हमारे पास है। अल्फा 2 के साथ यहाँ x1 में हमारे पास -9 पॉइंट है, इसे यहाँ इसमें लिया गया है वेक्टर। इसलिए अब हम इन x1 x2 x3 x4 और x5 को लिख सकते हैं इसमें विशेष रूप जहां हमारे पास पहला है इन फ्री वेरिएबल से फ्री वेक्टर और फिर यह अल्फा 1 के साथ एक फ्री वेरिएबल है जो वेक्टर फिर से यहां आ रहा है और x2 फिर से यह फ्री वेक्टर इस फ्री वेरिएबल के साथ फिर से यह वेक्टर आ रहा है तथा हमने जो भी देखा है हमने देखा है कि हमारे पास एक बहुत ही विशेष स्ट्रक्चर है। अब जब हम इस रूप में लिखते हैं कि यह एक विशेष सॉल्यूशन है दिए गए सिस्टम x का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन b के इक्वल है, जबकि यह भाग इस अल्फा के साथ अल्फा 1 और अल्फा 2 ये वेक्टर्स या इन वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन वे अनुरूप होमोजीनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं जिसका अर्थ है कि ये x के इक्वल है 0। तो यहाँ यह xp यह पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। यदि हम यहाँ x के बदले इस xp को सब्स्टिट्यूट करते हैं यह x बिल्कुल दी गई सिस्टम को देगी और यहाँ ये भाग वास्तव में सेटिस्फाई करते हैं x 0 के इक्वल है और यह कुल के लिए है, इसलिए हमारे पास सॉल्यूशन है। यह x एक सॉल्यूशन है क्योंकि और इस x के दो भाग हैं, एक विशेष प्लस यह xh और फिर हम उपयोग कर सकते हैं यह प्रोडक्ट यहाँ रूल, इसलिए xp प्लस यह xh और यह वैसे भी 0 है और यह axp देगा b, तो समग्र रूप से भी यह x सेटिस्फाई करेगा x इक्वल b। लेकिन अगर हम विस्तार में थोड़ा और इंटू हैं हम जो देखते हैं कि वास्तव में यह भाग संतोषजनक x है b के इक्वल है और यह भाग संतोषजनक है x 0 के इक्वल है, इसलिए x 0 के इक्वल है और फिर योग के रूप में भी वे स्वाभाविक रूप से सेटिस्फाई होंगे क्योंकि यहाँ xh 0 है और x है यह विशेष b है, इसलिए हमारे पास अंत में यह b प्लस 0 है जो b है। तो लेकिन अब यह ध्यान रखना इंटरेस्टिंग है कि हमारे पास यह है स्ट्रक्चर और जो भी सिस्टम वास्तव में हमारे पास यह अच्छा परिणाम है उसके लिए लिखना हमेशा संभव है कि गैर होमोजीनियस लिनियर सिस्टम का सॉल्यूशन गैर होमोजीनियस है, जिसे हम इस ax कहते हैं b के इक्वल है जब b 0 नहीं है तो हम गैर होमोजीनियस कहते हैं, जब b 0 होता है तो हम होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। इसलिए गैर होमोजीनियस लिनियर सिस्टम का सॉल्यूशन हमेशा xp प्लस xh के रूप में होता है जहां xp कोई निश्चित होता है x का हल b के इक्वल है और यह xh यह होमोजीनियस भाग के लिए यह होमोजीनियस सिस्टम के अनुरूप सभी सॉल्यूशन से चलता है x के इक्वल है 0 क्योंकि आप अल्फा 1 और अल्फा 2 के मूल्यों को बदलते रह सकते हैं और हम इन्फिनिटली रूप से कई सॉल्यूशंस उत्पन्न कर सकते हैं जो इसके इक्वल है 0 इक्वेशन या xb इक्वेशन के इक्वल है क्योंकि यहाँ संपूर्ण xp प्लस यह xh संतुष्ट भी है xb के इक्वल है इक्वेशन की सिस्टम। तो बस एक रिमार्क है कि ये फ्री वेरिएबल इन्फिनिटली से कई सॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए कंक्लूजन में जब भी हमारे सिस्टम में फ्री वेरिएबल्स होते हैं जिसका अर्थ है कुछ कॉलम नहीं है वो पाइवोट, और उस स्थिति में इस इन्फिनिटली रूप से कई सॉल्यूशंस का मामला होगा और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में कोई फ्री वेरिएबल नहीं होगा। इसका कारण स्पष्ट है क्योंकि एक बार इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होने पर हमें वास्तव में यूनिक सॉल्यूशन मिलता है और यदि हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन है तो निश्चित रूप से हमारे पास एक फ्री वेरिएबल या अन्य तरीके नहीं होंगे। यदि हम ध्यान दें कि कोई फ्री वेरिएबल नहीं है जिसका अर्थ है कि यह भी उल्टा है, तो यह वेक्टर जो x का सॉल्यूशन जनरेट करता है वह 0 के इक्वल है, जो हमने अभी देखा है कि x के लिए 0 के इक्वल है।
गए सभी सॉल्यूशन हम उन दो वेक्टरों की मदद से जनरेट कर सकते हैं। यह अल्फा 1 के साथ दिखाई दे रहा था और यह अल्फा 2 के साथ दिखाई दे रहा था। हमने अभी यहाँ इस ट्रांसपोज का उपयोग किया है क्योंकि उन्हें इस कॉलम फॉर्म में दिया गया था। तो ये वेक्टर वे हैं, इसे x के सॉल्यूशन के जनरेटर कहा जाता है, 0 के इक्वल है जो हमने देखा है, और ये जनरेटर के आधार हैं। इसलिए इस शब्द को हम थोड़ी देर बाद पेश करेंगे, इसलिए कुछ तकनीकी टर्म्स जिनका मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ, लेकिन उन पर अगले लेक्चर में चर्चा की जाएगी। इसलिए ये जेनरेटर जो हमने अभी पहले देखा है कि इन्हें आधार कहा जाता है क्योंकि ये मुख्य कंपोनेंट हैं जो जनरेटर के हैं। हल, इसलिए इन्हें सॉल्यूशन स्थान का आधार कहा जाता है। फिर से एक और पद आ गया है। इस ए एक्स का सॉल्यूशन स्पेस 0 के इक्वल है क्योंकि यह ए एक्स 0 के इक्वल है। उदाहरण के लिए उस स्थिति में असीम रूप से कई समाधान हैं तथा इन वेक्टर्स को क्षारक कहते हैं। जिस स्थान पर हमारे पास ऐसा है वहाँ कई सॉल्यूशन हैं और उस स्पेस को नल स्पेस भी कहा जाता है, जिस पर हम फिर से चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। हाँ बिल्कुल, यहाँ शून्य स्थान एक नल स्पेस है, इसलिए फिर से एक और शब्द यहाँ वेक्टर स्पेस आ गया है। तो यह नल स्पेस जो यहाँ सॉल्यूशन सेट है एक वेक्टर स्पेस है और यहाँ सेट के कुछ प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशन स्पेस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसे बाद में वेक्टर स्पेस कहा जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ हम देखते हैं कि यदि हम दो सॉल्यूशन जोड़ते हैं तो नया सॉल्यूशन भी होगा। इसे x का सॉल्यूशन 0 इक्वेशन के इक्वल है क्योंकि और यदि x1 इसे सेटिस्फाई करता है और a और x2 भी इसे सेटिस्फाई करते हैं और फिर a और यह x1 प्लस x2 भी सेटिस्फाई करेंगे वह इक्वेशन, क्योंकि ax प्लस 1 प्लस ax2 दोनों 0 हैं तो वह भी सेटिस्फाई करेगा। इसलिए ax का यह सॉल्यूशन सेट 0 के इक्वल है। कुछ अच्छे प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि आप कोई दो सॉल्यूशन जोड़ हैं जो एक सॉल्यूशन भी होगा, या आप इस सॉल्यूशन के लिए n संख्या से मल्टीप्लाई बाय करते हैं जो कि एक सॉल्यूशन भी होगा। इसलिए वे इतने हैं कई अन्य प्रॉपर्टीज जो वेक्टर हैं। स्पेस इतना है कि हम ठीक अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। और यहाँ कंक्लूजन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए यह एशलोन फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण था और हमने फ्री वेरिएबल की इस अवधारणा को पेश किया है और इससे मूल रूप से इन्फिनिटली कई सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं तथा इक्वेशन के गैर होमोजीनियस सिस्टम के सॉल्यूशन में यह विशेष स्ट्रक्चर होती है कि हमें यह xp मिलता है जो सेटिस्फाई करता है दी गई xb के इक्वल है और हमारे यहाँ xh का एक भाग है जो सेटिस्फाई करता है कि x 0 के बराबर है और समग्र रूप से भी इस x का अर्थ है कि यह सेटिस्फाई xb के इक्वल है। तो ये उपयोग किए गए संदर्भ हैं और धन्यवाद।